हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा अधिकारी आज आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण के तीसरे क्लास लेकर आई हूँ। आज हमारा यह तीसरा क्लास है। इससे पहले हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन कर लिए थे, सिंपल सा एक परिचय जो कि बहुत ही छोटी थी, और कल हमने स्वर कर लिए हैं। आज हम व्यंजन को पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम व्यंजन जानते हैं। व्यंजन के उच्चारण में, व्यंजन मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का जो प्रवाह होता है, वायु का प्रवाह रुक कर होता है या फिर घर्षण के साथ निकलते हैं ये वर्ण, मतलब जब उनका उच्चारण होगा तो थोड़ा घर्षण होगा, घर्षण के साथ निकलते हैं। और दूसरी चीज की व्यंजन में स्वर मिले होते हैं। हर एक व्यंजन, प्रत्येक व्यंजन स्वर जिसमें कि स्वर मिला हुआ होता है। जैसे कि क में आ का साउंड आ रहा है लास्ट में, तो क में भी स्वर आ मिला हुआ है क। उसी प्रकार प्रत्येक व्यंजन में स्वर मिला हुआ है। ये तो हो गया व्यंजन का एक परिभाषा। अब हम जानेंगे व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं। 4। सबसे पहला स्पर्श की संख्या है 27। दूसरा अंतस्थ की संख्या 4 है। फिर उष्म की संख्या भी 4 है। और आगत की संख्या 2 है। आगत क्या क्या होते हैं? ज और फ। आगत कल मैं डिटेल्स में बता चुकी हूँ, इसलिए आज मैं नहीं बताऊंगी। आगत में मैं ये भी बताई थी कि ज के नीचे ज और फ जो कि आगत है उसके नीचे बिंदु लगते हैं, तो फिर क्यों लगते हैं ये भी मैं बताई थी। अब एक और चीज जो कि मैं याद दिला देना चाहूंगी कि यहाँ पे अक्षर तरह ज्ञ और स्र, ये चार को मूल व्यंजन में नहीं लेते। क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसमें दो व्यंजन लगे हुए होते हैं। जैसे कि कल भी मैं ये बताई थी डिटेल्स में कि अक्षर किससे मिलके बने हैं, त्र किससे मिलके बने हैं, ज्ञ किससे मिलके बने हैं और स्र किससे मिलके बने हैं, ये मैं बता दी थी। ये इसमें 2 व्यंजन से मिलके बने, इसलिए संयुक्त व्यंजन है और मूल व्यंजन नहीं है। अब हम इन चारों जो इसके प्रकार हैं उनको एक एक करके अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इनका उच्चारण कहाँ से होता है और इनका क्या है, इनमें क्या है, ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्पर्श स्टार्ट करेंगे। अब हम स्पर्श के बारे में जानते हैं। स्पर्श की संख्या कितनी है? 27 है। अब स्पर्श का उच्चारण स्थान क्या है? स्पर्श का उच्चारण कहाँ से होता है ये जानेंगे सबसे पहले। तो स्पर्श का उच्चारण दांत, ओष्ठ मतलब होठ, कंठ, तालु, मूर्धा, यहाँ से ये 5 से इसकी उच्चारण होती है। सबसे पहले हमें पता है कि दांत क्या है, ओष्ठ क्या है, कंठ क्या है, तालु क्या है। तालु जो मुंह का जो ऊपर का, जीभ का जो ऊपर वाला हिस्सा आता है उसको कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि मूर्धा, ये थोड़ा अलग लग रहा है तो इसके बारे में जान लेते कि मूर्धा क्या है। मूर्धा मुंह का अंदर का जो तालु होता है, तालु की ओर ऊपर, और दांत के पीछे जो सिर के साइड का भाग होता है, जिसको कि कुछ वर्णों को बोलने में हमारा जीभ पलट जाता है, तो वही होता है मूर्धा। इंग्लिश में सेरिब्रम कहते हैं मूर्धा को ही। उच्चारण स्थान मतलब वर्णों का उच्चारण जिस जगह से होता है वो उच्चारण स्थान हो गया। अब हम जानेंगे कि वर्ग। हमने ये देखे थे कल कि वर्ग में क वर्ग में क्या आता है? क से अंगा तक, च वर्ग में च से य तक, ट वर्ग में जो आते हैं, त वर्ग में, ये हम कल डिटेल्स में पढ़े इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखी। क वर्ग में 5 आते हैं, च वर्ग में, इन सब में 5 होते हैं। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तो वो कंठ में होता है। क वर्ग का उच्चारण कंठ में। आज की क्लास बहुत फनी वाली होने वाली है, क्योंकि आज हम अपने मुंह से उच्चारण करके देखेंगे कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारण होता है। आप लोग भी सब अपने करके देखें। क वर्ग जैसे कि क, ख, ग, घ, जब बोल रहे तो हमारा कंठ से, इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से हो रहा है। इसका उच्चारण कंठ से हो रहा है, इसलिए इसका वर्ण का नाम क्या हो गया? कंठ है।
क्योंकि इसका उच्चारण कंठ स्वर। अब आप सब भी उच्चारण करके देखिए, क ख, ये पता चलेगा कंठ से आ रहा है। च वर्ग में जो च छ ज झ है उस च छ। अब आप लोग देखिए कि हमारा जीभ जो है वो तालु को टच करेगा, च जैसे बोल के देखिए, तालु को टच कर रहा है, इसलिए ये हो गया, इसका वर्ण का नाम हो गया तालव्य। उसी तरह ट वर्ग में ट्राई करके देखिए, बोल कर उच्चारण ट। देखिए जीभ हल्का सा पलट रहा है, तो ये इसका हो गया मूर्धा। अभी बताइए कि मूर्धा क्या होता है, और इसका वर्ण का नाम मूर्धन्य। उसी तरह त वर्ग, अब त थ, उसका उच्चारण करिए त। देखिए दांत में हमारा जीभ टच कर रहा है, जब तक दांत में दबाव नहीं पड़ रहा तब तक वो उच्चारण नहीं हो सकता। त बिना दांत में टच किए वो नहीं उसका उच्चारण हो सकता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, दांत। तो फिर इसलिए इसका वर्ण का नाम दंत्य। प वर्ग में उच्चारण करके देखिए, प फ, दोनों होठ का प्रयोग हो रहा है, प फ ब, होठ के बिना हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या, ओष्ठ। ओष्ठ होठ को ही कहा जाता है, इसका वर्ण का नाम ओष्ठ है। तो ये हो गए हैं स्पर्श। अब हम आगे का जानेंगे, स्पर्श का कुल संख्या 27, ये याद रखिएगा। सेकेंड टाइप्स देखने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये अड़ और ये ढ़, इसका यूज़ या प्रयोग कहाँ पे होता है। किसी भी शब्द के आरंभ में देखेंगे आप, किसी भी शब्द का आरंभ ये दोनों व्यंजन से नहीं होता है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि अड़ और ढ़ से कोई भी शब्द की शुरुआत हुई होगी, ये कभी भी किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं आएंगे, आरंभ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे क्रॉस लगा दी हूँ, मतलब ये आरंभ में नहीं आएंगे। ये ऐसे ही मैं छोटे छोटे नोट्स बनाती हूँ जिससे कि पढ़ने में भी इजी हो जाता है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं ये। लेकिन ये बीच में आएंगे, किसी भी शब्द के बीच में आएंगे, इसलिए मध्य में यहाँ पे टिक कर दी हूँ, मतलब ये किसी भी शब्द के मध्य में आएंगे। अंत में भी ये आते हैं, किसी भी शब्द के अंत में भी आप लोग देखे होंगे कि र आते हैं, जैसे साड़ी लास्ट में र आ रहा है तो ये अंत में आ गए, इसलिए अंत में टिक कर दी, मतलब ये अंत में भी आते हैं, मध्य में भी आते हैं, लेकिन आरंभ में किसी भी शब्द के आरंभ में नहीं आएंगे। अब आप लोग ये गलती नहीं करेंगे कि साड़ी को शारी बहुत कोई उच्चारण करते, ये गलती अब नहीं करेंगे। अब हम सेकेंड टाइप्स में आ जाते हैं कि अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन सबसे पहले तो जानते हैं अंतस्थ का अर्थ क्या है। तो अंतस्थ का अर्थ है स्वर और व्यंजन के बीच, स्वर और व्यंजन के बीच का, उसे अंतस्थ कहते हैं। अब जानेंगे कि अंतस्थ का उच्चारण कहाँ से होता है, किस स्थान से होते हैं। जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के निकट आने से इसका उच्चारण होता है। जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के निकट मतलब सामने आने से, जैसे कि आप लोग बोल के देखिए, य र सामने आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, य र ल व। हम कल देखे थे कि अंतस्थ में क्या आते हैं, य र ल व, तो ये निकट आ रहे हैं। और एक चीज मैं यहाँ बता दूँ आगे बढ़ने से पहले कि जो य और व है, य और वो है, ये अर्ध स्वर हैं, ये पूरे स्वर नहीं है। जैसे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अर्ध स्वर है, तो तब फिर वहाँ ऑप्शन में रहेंगे या व या फिर कुछ भी ऑप्शन में रह सकते हैं, तो वहाँ आंसर क्या होगा, या और व। ये क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे कि जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे में ये होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन क्रिएट करना सीखें, तभी किसी भी एग्ज़ाम को देना बहुत आसान होगा। क्योंकि हमें उस तरह का माइंडसेट करना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, किस टाइप्स के बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से अर्ध स्वर हैं, तो ये हो गए य और व। अब हम अंतस्थ देख लिए कि उच्चारण जीव, तालु, दांत, ओष्ठ के निकट आने से होता है। अब आप लोग उच्चारण करके देखिए, या र ल व, या र ल व, देखिए बिल्कुल हो रहा है। अब देखेंगे कि उष्म व्यंजन क्या है। तो जो उष्म व्यंजन का उच्चारण होता है, वो घर्षण मतलब रगड़ से जो उत्पन्न होती है वायु, रगड़ से जो वायु उत्पन्न होती है उससे
यह होता है। अगर आप लोग कोई ट्रिक जो मैं अपनाती हूँ ये याद कर सकते हैं, जैसे अपने हाथ को मुंह के सामने लाए और कह के देखिए श श श, थोड़ा उष्मा मतलब क्या, हल्का सा गर्माहट निकलेगी हाथों में, हाथों को हल्का सा गर्मी वाला महसूस होगा, उष्मा से ही उष्मा आया है। ये ट्रिक मैं अपनाती हूँ। मैं हाथ में देख लेती हूँ कि थोड़ा हवा, गर्म हवा आता है, जिससे कि पता चलता उष्म मतलब ही क्या, ये उष्मा से ही उष्म आया है। इसलिए घर्षण या रगड़न से जो उत्पन्न वायु उत्पन्न के साथ जो वर्ण का उच्चारण होगा वो, जैसे कि स, मूर्धन्य श, दंत स, ह, देखिए हमेशा उष्मा मतलब गर्मी हाथों में आएगी। ये इसकी पहचान करने के मतलब तरीके हैं, ये छोटे छोटे तरीके, जिससे कि आप पहचान सकते हैं, एग्जाम में भूल जाए तो उष्मा से याद रख सकते हैं, उष्म से याद रख सकते हैं कि थोड़ा गर्मी वाला वायु या हवा हाथों में आएंगे उसके उच्चारण में। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं। आगत व्यंजन, आगत में कल भी बताई थी कि आगत क्या होते हैं, जो विदेशी भाषा जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में आ गए हैं। ये हिंदी के अपने नहीं हैं, ये अरबी, फारसी और अंग्रेजी से आए हैं। ये आगत व्यंजन कौन है, ज और फ। ये भी बता दूं कि ये कल भी बताई थी, आज फिर से मैं एक बार याद दिला दूं कि ये ज के नीचे बिंदु और फ के नीचे बिंदु दिया जाता है इसके शुद्ध उच्चारण के लिए। जैसे कि हम लोग ये छोड़ देते हैं अक्सर, हम लोग ना कि जब भी लिखते हैं कोई शब्द तो फिर ये बिंदु हम लोग भूल जाते हैं, चाहे हम लोग कितने भी पढ़ के आगे ग्रेजुएट लेवल के भी क्यों ना हो जाए, लेकिन ये बिंदु हम नहीं लगाते अक्सर। मैं भी नहीं लगाती थी, अब जान गई तो लगाती हूँ। जैसे कि जेबरा, हम लोग जेबरा फौरन लिख देते हैं, जरा लिखते हैं, लेकिन हम लोग जरा लिखते हैं तो जरा लिख देते हैं, लेकिन जरा में ये बिंदु लगाना भूल जाते हैं अक्सर। तब ये गलती प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि जरा की शुद्धि के लिए, क्योंकि विदेशी भाषा के प्रभाव से आए हैं, इसलिए हिंदी में शुद्ध करना बहुत जरूरी है उसका उच्चारण। तो जरा में, जेबरा में, ये सब में क्या लगेंगे, ज के नीचे बिंदु। उसी तरह फ से फौरन, रफू, इसमें भी हम लोग फौरन लिखते हैं, फटाफट फौरन लिख देते हैं, लेकिन ये बिंदु अक्सर भूल जाते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिसको जानना जरूरी है। ये हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी ज़रूरत है, क्योंकि हम हिंदी पढ़ते हैं, हमारा मातृभाषा जानना जरूरी है। रफू फौरन लिखते हैं तो उसमें भी हम ये बिंदु भूल जाते हैं, लेकिन वहाँ ये बिंदु होना जरूरी है। क्यों? ताकि ये इसका उच्चारण शुद्ध हो जाए, ये शुद्ध हो जाए, अरबी, फारसी, अंग्रेजी से आके हिंदी में यह शुद्ध हो जाए। यहाँ तक तो थी हमारी व्यंजन के टाइप्स, उसके प्रकार। अब हम आगे कंटिन्यू देखते हैं। अनुस्वर, विसर्ग, और ये कौन सा है, अयोग्य वाह, ये क्या है, ये सब हम देखते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा छोड़ दी कि ये मूर्धन्य स, जिसको कि मूर्धन्य स कहा जाता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है। इसका प्रयोग ना संस्कृत के तत्सम में होता है, संस्कृत के तत्सम में। जैसे कि इसका हमेशा पूरा हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत के तत्सम में होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि दोष में ये वाला स लगता है, दो। पुरुष भी संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। दोष, ये सब संस्कृत, ये सब का प्रयोग संस्कृत के तत्सम में लगता है, ये हिंदी में नहीं लगता, संस्कृत के तत्सम में लगता है। पुरुष, दोष, ये सब में लगते हैं। अब हम जानेंगे अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर और विसर्ग ये व्यंजन है, ये दोनों व्यंजन हैं, लेकिन इसे अयोग वाह कहा जाता है। अयोग वाह क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आते हैं कि अयोग वाह क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये स्वर के बाद आते हैं, ये शब्दों में स्वर के बाद आते हैं, लेकिन स्वर से अलग लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं। स्वर के बाद तो आते हैं शब्द में, लेकिन इसका जो लिखना है या बोलना है वो हम अलग से बोलते हैं, इसलिए ये इसे अयोग वाह कहते हैं। अब देखेंगे संयुक्ताक्षर क्या है। संयुक्ताक्षर में क्या है कि दो या दो से अधिक व्यंजन का मेल होता है, मतलब दो या दो से अधिक व्यंजन से मिलकर बना हुआ होता है। मैं कल भी ये बताई कि संयुक्त अक्षर जैसे अक्षर, श्र किससे मिलकर बना होता है, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। संयुक्ताक्षर में दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से ये बनता है, लेकिन
दोनों के बीच क्या नहीं होता, दोनों के बीच स्वर नहीं रहता। इसलिए हम जहाँ स्वर नहीं रहता जिन दोनों के बीच में, उसे आधा आधा लिखते हैं। स्वर के एब्सेंस की वजह से ही इसे आधा आधा लिखा जाता है। जैसे सत्य, उत्थान, राष्ट्र, इससे आधे से ये पता चलता है कि इसमें स्वर नहीं है, इन दोनों के बीच में स्वर नहीं है, जिस कारण इसे आधा लिखा जाता है। अभी इस तालिका से, इस वर्ण तालिका से मैं ये सत्यापित कर दूंगी, मतलब प्रूफ कर दूंगी कि कैसे स्वर, व्यंजन सब मिला के, मतलब कुल मिला करके वर्णों की संख्या 52 होती है। कल मैं बताई थी कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, आप लोगों को याद है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स पे मुझे बताएंगे कि मैं कल कितना बोली थी मूल वर्णों की संख्या। अब मैं यहाँ पे बता दूंगी कि 52 कैसे आते हैं, कि वर्णों की संख्या जो 52 है वो कैसे है, ये मैं भी प्रूफ कर दूंगी आप लोगों को। ये मैं अभी सब कुछ डिटेल्स में पढ़ा चुकी हूँ, उसके बाद मैं ये समरी टाइप में समराइज कर रही हूँ वर्ण तालिका के रूप में। स्वर में हम लोगों ने देखा कि उसके 2 टाइप्स होते हैं। अब आप लोग बताइए कि ये 2 टाइप्स किसके आधार पे बांटा हुआ है? ये उच्चारण के आधार पे बांटा हुआ है। इसमें उच्चारण में कम समय और दीर्घ में अधिक समय। ह्रस्व में मैं कल ही बताई थी कि यहाँ छोटी यू री आते हैं, मतलब कुल संख्या ह्रस्व की 4, दीर्घ की कुल संख्या 7। ये मैं अभी दीर्घ और ये सब डिटेल्स में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं बता चुकी हूँ ये सब। तो ये दोनों मिलाकर कुल मिलाकर हो गए 11। अब अभी हमने व्यंजन के रूप में ये सब देख लिए हैं कि स्पर्श पूरे डिटेल्स में अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि स्पर्श की संख्या कितनी है? 27 है। अंतस्थ भी पढ़े हैं, अंतस्थ की संख्या कितनी है? 4 है। 4 उष्म 4, आगत 2, ये भी बताइए आगत जफ, असंयुक्त क्या? 4। तो ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 41। अब 41, ये 41 और 11 को दोनों को जोड़ करके हो गए 52। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि 52 वर्ण है। वो कैसे हैं? ये पूरे इस क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि पूरे अच्छे तरीके से कि कैसे हैं 52। तो अब ये क्लियर हो जानी चाहिए कि 52 कैसे हैं। अब हम देखेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण। अभी तक तो रूप देख लिए, अब व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। तो व्यंजनों का वर्गीकरण सबसे पहले तो स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर होती है। पहला वर्गीकरण होता है स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर। स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, आघोष और सघोष। आघोष में जो स्वर तंत्री का कंपन होता है वो नहीं होता है, स्वर तंत्री का कंपन नहीं होता है। और सघोष में स्वर तंत्री का कंपन होता है। ये क्रॉस मतलब नहीं होता है और ये टिक मतलब होता है। यहाँ कंपन होता है, इसमें कंपन नहीं होता है। अब बात रही है कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि अघोष कौन है, सघोष कौन है। तो पहचान भी है, हम लोगों ने अभी देखा वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, सभी वर्ग देखे, अंतस्थ सभी कुछ देख लिए। अब यहाँ देखेंगे कि कौन सा वर्ग का कौन सा वर्ण अघोष में आता है, कौन सा वर्ण सघोष में आता है। तो सबसे पहले प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, मतलब प्रथम व्यंजन और द्वितीय व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व्यंजन। हम लोगों ने ये देखा है कि प्रत्येक वर्ग में कितने हैं? 5-5 है, 5-5 है ना वर्ण, व्यंजन 5-5 है हर एक वर्ग में। तो देखेंगे कि हर एक वर्ग का प्रथम व्यंजन और द्वितीय व्यंजन, मतलब पहला और दूसरा व्यंजन क्या होगा? अघोष होगा। जैसे कि क प्रथम व्यंजन है, क वर्ग का प्रथम कौन है? क है, और द्वितीय कौन है? ख है। क वर्ग का, उसी तरह च वर्ग का प्रथम कौन है? च है, और दूसरा कौन है? छ है। उसी तरह ट वर्ग का प्रथम है, ट वर्ग का है ट और ठ। त वर्ग का प्रथम है त और द्वितीय है थ। उसी तरह प वर्ग का प है और फ। ये हो गए प्रथम और द्वितीय। अघोष में और उष्म के, अभी हम लोग देखे थे उष्म के ये तीनों श ही अघोष में आ गए हैं। प्रथम और द्वितीय वर्ण के साथ
अघोष में और कौन आते हैं, तो याद रखिएगा उष्म, उष्म के ये तीनों आते हैं। अब उसी प्रकार सघोष जिसमें कि कंपन होता है, उसमें देखेंगे कि कौन कौन से आते हैं। प्रत्येक वर्ग के वहां पहला और दूसरा आ गया, तो बचा कौन, 5 में से तीसरा, चौथा और पांचवा, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तीसरा, चौथा और पांचवा बचा। तो तीसरा में कौन आता है, क वर्ग का ग, चौथा में घ, पांचवा में अंग। उसी तरह च वर्ग में जो तीनों बचे, ट वर्ग में जो तीनों बचे, त वर्ग में, ये सब हो गए। और ये र और ढ भी, ये दोनों भी सघोष में ही आते हैं। और जो य र ल वह है अंतस्थ का, और हा जो कि उष्म का था। ये पांचों भी किसमें आते हैं, तो फिर सघोष में आते हैं। यह हो गया हम लोगों का स्वर तंत्री के आधार पर दो, अघोष और सघोष। अघोष में कंपन नहीं होता है और सघोष में कंपन होता है। तो यह वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण हो गया स्वर तंत्री के आधार पर। और अब हम देखेंगे दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पर है। अब हम दूसरा देखेंगे प्राण, मतलब श्वास के आधार पे, सांस के आधार पे। पहला तो बांटा गया था किसके आधार पे, अघोष और सघोष, स्वर तंत्री के कंपन के आधार पे। अब इसका वर्गीकरण दूसरा प्राण मतलब श्वास के मात्रा के आधार पर इसका वर्गीकरण दो रूपों में किया गया। पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अब पहले देखेंगे कि अल्प प्राण क्या है, फिर देखेंगे कि महाप्राण क्या है। अल्प प्राण मतलब इनके अल्प प्राण का जो उच्चारण होता है, उसमें फेफड़ों से जो बाहर निकलती है वायु, मतलब हवा, फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है, उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। अल्प मतलब ही तो कम। इससे पता चलता है कि कम, फेफड़ों से जो वायु निकल रही है, हवा निकल रही है, उसकी मात्रा कम होगी। ये हो गई अल्प प्राण। अब महाप्राण मतलब क्या, ज्यादा। महाप्राण में क्या होता है ना, जो फेफड़ों से जो हवा निकल रही है, बाहर, उसकी मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। अब इसकी पहचान देखेंगे कि कैसे। वर्ग। अब मैं वर्ग का नाम पूरा वर्ण लिखी नहीं हूँ यहाँ पे, आप लोगों को बार बार मैं बता दी हूँ। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क ख ग घ अंग, जैसे कि च वर्ग में च छ ज झ य जैसे, इसलिए मैं अब लिखी नहीं हूँ डिटेल्स में। तो पहचान क्या है, अल्प प्राण में जो वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा। क वर्ग में पहला कौन है, क है, तीसरा कौन है, ग, और पांचवा कौन है, अंग, ये आएंगे। उसी तरह प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आएंगे। और इसके साथ अंतस्थ, इसके साथ अल्प प्राण में कौन आएंगे, और अंतस्थ। उसी तरह देखेंगे कि महाप्राण में अब क्या, फेफड़ों से जो हवा निकलेगी उसकी मात्रा अधिक होगी। अब इसका वर्ग देखेंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा, पांचवा हो गया, 5 होते ही हैं, 3 वो वहां चला गया, तो बचा क्या, 2, दूसरा और चौथा। वर्ग के प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा वर्ण होगा और चौथा वर्ण व्यंजन, वो होंगे महाप्राण। जैसे कि क वर्ग का दूसरा कौन है, ख है, और चौथा कौन है, घ है। देखिए ख में थोड़ा ज्यादा जो हवा आ रही है फेफड़ों से, वो थोड़ा अधिक है, उसकी मात्रा थोड़ा अधिक है। लेकिन क में उतना नहीं है, कम ही है, हवा जो निकल रही है फेफड़ों से वो कम है, उसकी मात्रा कम है। लेकिन इसमें ज्यादा है, ख घ, देखिए उच्चारण करके इसमें ज्यादा है। तो ये दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण महाप्राण में आएंगे। और इसके साथ कौन आएगा, उष्मा के साथ। मतलब याद रखिएगा, इसका दोस्त कौन है, महाप्राण का दोस्त है उष्मा, और अल्प प्राण का दोस्त है वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा के साथ अंतस्था। अब नासिक के देखेंगे कि नासिक के क्या है। नासिक के मतलब जो जिसका उच्चारण नाक के द्वारा किया जाए, नाक के द्वारा। जैसे कि अंग नाक से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इया अन्न न म, सब का उच्चारण, इन पांचों का ही उच्चारण नाक से आ रहा है। देखिए प्रत्येक वर्ग का आखिरी पांचवा वर्ण, पांचवा व्यंजन किसमें आ रहा है, नासिक में। प्रत्येक, ये पहला वर्ग का क वर्ग का अंतिम है, ये च वर्ग का
मतलब प्रत्येक वर्ग का अंतिम व्यंजन जो है, अंतिम व्यंजन वो क्या होगा, नासिक्य होगा। अब इन सब का आप लोग उच्चारण करके देखिए। इसका होगा अंगा का पहले प्रयोग बीच में होता है, वैसे य का भी बीच में होता है, जैसे कि गंगा, गंगा नाक से आ रहा है ना अंगा, चंचल, चंचल। और जो अन्ना का प्रयोग है उसका तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत में होता है। ये तो थी आज की हमारी क्लास। यहाँ पे मैं वर्ण में जैसे कि स्वर और व्यंजन दोनों को ख़त्म करती हूँ। मैं बहुत डिटेल्स में पढ़ा चुकी। अब आज की क्लास में हमारा वर्ण ख़त्म होता है। अब हम आएंगे अक्षर में। इसके बाद की क्लास में हम अक्षर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। यहाँ तक का वर्ण का सारा क्लास सारा ख़त्म। अब अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी भी जानकारी मिले मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ मुझे कोऑपरेट करें, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। मुझे बताएं कि क्या इसमें और मैं इम्प्रूव करूं, मुझे क्या और इम्प्रूव करने चाहिए। प्लीज़ मुझे ये बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।